यार कभी सोचा है कि मतलब जब एक बहुत ही भयानक तूफान आता है, राइट? आसमान में एकदम काले बादल छा जाते हैं, बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं, तो 99% पक्षी क्या करते हैं? वही जो कोई भी नॉर्मल इंसान या जानवर करेगा। मतलब वो तुरंत छिपने की जगह ढूंढते हैं। कोई अपने घोंसले में दुबक जाता है तो कोई पेड़ों की घनी शाखाओं के पीछे पनाह ले लेता है। एग्जैक्टली सब अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। लेकिन और ये चीज लिटरली मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही है। आज की हमारी जो सोर्स मटेरियल है ना, उसमें एक इतना क्रेजी फैक्ट सामने आया है। एक ऐसा पक्षी है जो तूफान से छिपता नहीं है। हाँ, और वो पक्षी बाज है, राइट, द ईगल। बिल्कुल, वो बाज है। मतलब वो सीधे उन काले बादलों और तेज हवाओं के बीच उड़ान भरता है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि वो उस भयंकर तूफान की हवा का इस्तेमाल करके बादलों के भी ऊपर चला जाता है, एकदम उस शांत ऊंचाई तक जहां तूफान का कोई असर ही नहीं होता। ये सच में माइंड ब्लोइंग है। और यार सच कहूं तो आज के इस डीप डाइव की गहराई यहीं से शुरू होती है। क्योंकि आज हम सिर्फ एक पक्षी की कहानी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम उस कॉन्सेप्ट को डिकोड करने वाले हैं जिसे द ईगल माइंडसेट या बाज की मानसिकता कहा जाता है। हाँ, और मुझे लगता है कि आज के टाइम पे जब लोग इतने स्ट्रेस्ड हैं, तो ये बहुत रिलेटेबल होने वाला है। बिल्कुल। जब हम इस पूरी चीज का साइकोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं ना, तो ये असल में उन लोगों के लिए एक बहुत ही पावरफुल गाइड बुक बन जाती है जिन्हें लगता है कि यार लाइफ में सब कुछ बिखर रहा है या सब कुछ उनके खिलाफ जा रहा है। बाज का ये जो बिहेवियर है वो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्राइसिस के टाइम हमारी अपनी अप्रोच क्या होती है। राइट। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि हम प्रॉब्लम्स को फेस कैसे करते हैं, बल्कि ये इस बारे में है कि क्या हम उन प्रॉब्लम्स का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकते हैं, जैसे बाज उस हवा का करता है। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा हिट की। मतलब अगर हम इस चीज को इंसानी लाइफ के स्ट्रगल से जोड़कर देखें, लाइक कोई बड़ी फेलियर हो गई या दिल टूट गया या लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो एक बहुत ही डीप बात समझ आती है। बाज ना तूफान आने पर कभी कंप्लेन नहीं करता। वो ये नहीं सोचता कि यार आज मौसम खराब क्यों है। हाँ, वो बस एक्शन लेता है। एग्जैक्टली। लेकिन इंसानों का नेचर इसके बिल्कुल उल्टा होता है। हमारी पहली रिएक्शन पता है क्या होती है? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब हम तुरंत एक विक्टिम बन जाते हैं। और साइकोलॉजी में इसे लिटरली विक्टिम मेंटालिटी ही कहा जाता है। जब कोई इंसान ये सोचता है कि मेरे साथ ही क्यों, तो वो अनजाने में अपने दिमाग को ये सिग्नल दे रहा होता है कि वो लाचार है, वो कुछ नहीं कर सकता। और ये सोच इंसान को जमीन पर गिरा देती है। लेकिन जब हम बाज की तरह मुझ पर आजमाओ या ट्राई मी वाली मेंटालिटी अपनाते हैं, तो ब्रेन का काम करने का तरीका ही बदल जाता है। अरे वाह, मतलब बायोलॉजिकली भी कुछ चेंज होता है। 100%। देखो, डर या स्ट्रेस के टाइम हमारी बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है। जो विक्टिम मेंटालिटी वाले लोग होते हैं वो इस हार्मोन को पैनिक या घबराहट में बदल देते हैं। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला इंसान उसी एड्रेनलिन का इस्तेमाल अपने फोकस और अपनी एनर्जी को बढ़ाने में करता है। प्रॉब्लम आपको तोड़ने नहीं आती है, वो उस सोए हुई एनर्जी को ट्रिगर करने आती है। यार ये तो बहुत ही सॉलिड नजरिया है। मतलब ये बिल्कुल वैसे ही है ना, जैसे एक पतंग हवा के अगेंस्ट सबसे ऊंची उड़ान भरती है, हवा के साथ नहीं। हवा जितनी तेज होगी पतंग उतनी ऊपर जाएगी। किसी ने क्या खूब कहा है ना, हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। क्या बात है, ये लाइन इस कॉन्सेप्ट पर बिल्कुल परफेक्ट बैठती है ना? लेकिन यार एक बात बताओ, कागजों पर या सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है कि तूफान से लड़ो, बट प्रैक्टिकल लाइफ में जब इंसान सच में डिप्रेस्ड हो, बहुत टेंशन में हो, तो वो इस मेरे साथी क्यों वाले लूप से बाहर निकलकर ट्राई मी वाले जोन में कैसे आ सकता है? देखो, ये रातों रात कोई जादू से नहीं होता। इसके लिए सबसे पहले अपने अंदर के डर के बीच से उस हिम्मत को खोजने पड़ता है। हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि टर्ब्यूलेंस या जो ये अस्थिरता है वो लाइफ का एक नॉर्मल हिस्सा है। लोग पैनिक इसलिए करते हैं क्योंकि वो उस टर्ब्यूलेंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो उनके हाथ में है ही नहीं। राइट। मतलब वो सिचुएशन को बदलना चाहते हैं। हाँ, जबकि बाज कभी हवा को रोकने की कोशिश नहीं करता, वो बस अपने पंखों के एंगल को एडजस्ट करता है। इंसानों के लिए इसका मतलब है अपनी एनर्जी को उन चीजों से हटाना जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे लोग क्या बकवास कर रहे हैं या इकोनॉमी कैसी चल रही है, और उस एनर्जी को वहां लगाना जो हमारे कंट्रोल में है, यानी हमारा खुद का रिएक्शन। तो माइंडसेट शिफ्ट करना पहली सीढ़ी है। अब मान लेते हैं कि हमने तूफान को फेस करना सीख लिया, हम उस डर से ऊपर उठ गए। अब इसके बाद क्या? इसके बाद आता है फोकस।
हाँ, क्योंकि हमारी सोर्स मटेरियल का जो अगला सेक्शन है वो ईगल विजन यानी बाज की नज़र पे ही फोकस्ड है। और इसमें ना एक पहाड़ के बुजुर्ग की बहुत ही कमाल की कहानी दी गई है। वो बुजुर्ग पूछता है कि सोचो अगर तुम्हारी आंखों के ठीक सामने एक बड़ा सा पत्थर रख दिया जाए और उस पत्थर के ठीक पीछे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना रखा हो, तो क्या तुम्हें वो खजाना दिखेगा? जाहिर सी बात है, बिल्कुल नहीं दिखेगा। एग्जैक्टली। जब तक वो पत्थर नहीं हटेगा आगे का कुछ नजर ही नहीं आएगा। और यहाँ वो पत्थर क्या है? वो पत्थर है हमारा भ्रम, हमारे डर और आज की दुनिया का ये फालतू का शोर शराबा। ये एनालॉजी बहुत ही ब्रिलियंट है। ये फोकस के साइंस को बहुत सिंपल तरीके से समझाती है। देखो, बाज की आंखों का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो आसमान की अकल्पनीय ऊंचाई से भी ना जमीन पर रेंगते हुए एक छोटे से चूहे को बिल्कुल क्लियरली देख सकता है। इसे हम अचूक स्पष्टता या लेजर फोकस कह सकते हैं। आज के टाइम पे अगर आप देखो तो सबसे बड़ी लग्जरी कोई महंगी गाड़ी या करोड़ों का घर नहीं है। तो क्या है? आज के दौर में ना मेंटल क्लैरिटी यानी दिमागी स्पष्टता सबसे रेयर और सबसे कीमती चीज बन गई है। यार मैं इस बात से एग्री करता हूं, लेकिन एक सवाल है, क्या आज के डिजिटल युग में ये क्लैरिटी पॉसिबल भी है? मेरा मतलब है, हम एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहां हर 10 सेकंड में फोन पर नोटिफिकेशन बजता है। हम कोई इंपॉर्टेंट काम करने बैठते हैं और आधे घंटे बाद रियलाइज होता है कि हम इंस्टाग्राम पर रैंडम मीम्स या बिल्ली के फनी वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं। हाँ, ये हम सबके साथ होता है ना? हर एक ऐप हमारा अटेंशन खींचने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे माहौल में बाज जैसा फोकस कैसे लाया जा सकता है? कहीं हम जाने अनजाने में अपनी एनर्जी को बस इधर उधर बिखेर तो नहीं रहे? हम 100% अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं और इसीलिए ये ईगल माइंडसेट आज इतनी जरूरी हो गई है। सोर्स मटेरियल में ना इस शोर से खुद को डिस्कनेक्ट करने के लिए 3 बहुत ही क्लियर स्टेप्स बताए गए हैं। सबसे पहला स्टेप है साइलेंस यानी मौन की पावर को समझना। और यहाँ मौन का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है खुद को जानबूझकर इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड से काटना। साइकोलॉजी में ऐसे डोपामिन डिटॉक्स भी कहते हैं। अच्छा, मतलब अपने दिमाग को उन लगातार मिलने वाले छोटे छोटे प्लेजर से, लाइक फोन के लाइक्स और कमेंट से दूर रखना। एग्जैक्टली। जब तक आप शोर बंद नहीं करोगे आपको अपने अंदर की आवाज नहीं सुनाई देगी। फिर आता है दूसरा स्टेप, अपने गोल्स को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बनाना। अगर आपका लक्ष्य धुंधला है तो आपका दिमाग उसे हासिल करने का रास्ता कभी नहीं खोज पाएगा। और तीसरा स्टेप, जो शायद लोगों को सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल करता है, वो है हर गैर जरूरी चीज को अपने रास्ते से हटा देना। एक सेकंड, यहाँ गैर जरूरी से आपका मतलब सिर्फ फोन के ऐप से तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो लगातार आपकी लाइफ में नेगेटिविटी लाते हैं। टॉक्सिक रिश्ते हो गए, पुरानी बुरी आदतें हो गई, और सबसे बड़ा पत्थर खुद पर शक करने की हमारी अपनी आदत, सेल्फ डाउट। जब तक आप इन चीजों की सफाई नहीं करोगे ना, तब तक आपको वो क्लैरिटी नहीं मिलेगी जो एक बाज के पास होती है। बाप रे, ये तो काफी ब्रूटल है। मतलब आपको अपने माहौल को लेके एकदम रूथलेस होना पड़ेगा। बट चलो मान लेते हैं कि हमने वो पत्थर हटा दिया, हमने फोन साइड कर दिया, टॉक्सिक लोगों से दूरी बना ली, हमें वो लेजर फोकस मिल गया। लेकिन यार सवाल ये है कि वो फोकस किस चीज पर होना चाहिए? डायरेक्शन क्या है? और यहीं से हम इस डीप डाइव के सबसे इमोशनल और डीप हिस्से में एंटर करते हैं, जो है पर्पस यानी उद्देश्य। हाँ, देखो, बाज सिर्फ इसलिए हवा में नहीं उड़ता क्योंकि उसके पास पंख हैं या उसे उड़ने में बड़ा मजा आ रहा है। उसकी हर एक उड़ान, उसका हर एक मूव किसी ना किसी स्पष्ट मिशन का हिस्सा होता है। ये बात इंसानों पर बहुत गहरी चोट करती है, क्योंकि अगर हम अपने आसपास देखें तो आज ज्यादातर लोग लिटरली जी नहीं रहे हैं, वो बस सरवाइव कर रहे हैं। मतलब लाइफ एक लूप बन गई है। आप सुबह उठते हो, स्कूल या कॉलेज जाते हो, फिर एक ऐसी जॉब करते हो जो आपको शायद पसंद भी नहीं है, बस इसलिए ताकि आप वो चीजें खरीद सको जिनकी आपको कोई जरूरत नहीं है। और फिर उन EMIs को चुकाने के लिए आप और ज्यादा काम करते हो। एग्जैक्टली। मतलब मंडे टू फ्राइडे गधों की तरह काम करो, वीकेंड का इंतजार करो, और फिर मंडे से वापस उसी रैट रेस में। इस पूरे साइकिल में क्यों तो है ही नहीं। ये मुझे उस एनालॉजी की याद दिलाता है, ट्रेडमिल और मैराथन वाली। मतलब ट्रेडमिल पर आप बहुत पसीना बहाते हो, बहुत थकते हो, लेकिन पहुंचते कहीं नहीं हो, आप वहीं के वहीं रहते हो। राइट। जबकि मैराथन में ना एक मंजिल होती है, एक पर्पस होता है। लेकिन यार यहाँ एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। जब किसी इंसान पर फैमिली की जिम्मेदारी हो, EMI भरनी हो, बिल्स पे करने हो, तो वो इस पर्पस जैसी भारी भरकम दार्शनिक बातों को अपनी डेली लाइफ में कैसे उतारें? वो कैसे पहचाने कि उसके अंदर की वो असली कॉलिंग क्या है? ये बहुत ही जेन्युइन सवाल है और ज्यादातर लोग यहीं फंस जाते हैं। लेकिन देखो,
साइकोलॉजी ये बिल्कुल नहीं कहती कि अपना पर्पस खोजने के लिए आपको अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी या पहाड़ों पर संन्यास लेना पड़ेगा। सोर्स मटेरियल बहुत क्लियरली समझाती है कि पर्पस कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर किसी दुकान पर मिलेगी। तो वो कहाँ मिलेगी? ये आपके अंदर ही होती है, बस उसे सुनना पड़ता है। इसे पहचानने का एक बहुत सिंपल तरीका है। ये कोई ऐसा काम हो सकता है जिसे करते हुए आपको टाइम का पता ही न चले, जिसे साइकोलॉजिस्ट फ्लो स्टेट कहते हैं। या फिर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई ऐसा गहरा दर्द या कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसे देखकर आपके अंदर से आवाज आए कि यार मुझे इस दुनिया में इसे ठीक करना है। वाओ, मतलब ये कोई आसमान से आने वाली जादुई आवाज नहीं है। ये हमारी अपनी डेली लाइफ की दिलचस्पियों में और उन चीजों में छिपी है जो हमें इमोशनली हिट करती हैं। बिल्कुल। और पता है, जब इंसान के पास एक क्लियर क्यों होता है ना, तो वो हर कैसे को बर्दाश्त कर लेता है। पर्पस वो फ्यूल है जो आपकी सबसे बड़ी हार को भी हिम्मत में बदल देता है। जब आपके पास कोई उद्देश्य नहीं होता तो ऑफिस की छोटी सी पॉलिटिक्स या ट्रैफिक भी आपको डिप्रेस कर देता है। लेकिन जब आपके पास एक बड़ा विजन होता है तो बड़े बड़े तूफान भी सिर्फ रास्ते के छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर लगते हैं। यार ये बात तो सीधे दिल पे लगी। किसी ने सच ही कहा है, खुद से लड़ने का जुनून रखो, दुनिया अपने आप जीत जाओगे। तो चलो अब हम एक स्टेप और आगे चलते हैं। पर्पस मिल गया, फोकस भी आ गया, लेकिन उस एनर्जी का यूज कब करना है और कहाँ करना है ये भी तो आना चाहिए। इसे ही रणनीति और डिसिप्लिन कहते हैं। हाँ, हंटिंग विद प्रिसिजन। पढ़ाकर एनर्जी वेस्ट नहीं करता, वो बस हवा की धाराओं पर बिना कोई एक्स्ट्रा मेहनत किए घंटों तक बस मंडराता रहता है। और जब एकदम सही मोमेंट आता है, सिर्फ और सिर्फ तभी वो एक अचूक वार करता है। वो हर उड़ते हुए छोटे मोटे कीड़े के पीछे नहीं भागता। ये एक बहुत ही शानदार मेटाफोर है हमारी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। अगर हम इसे आज के करियर या बिजनेस वर्ल्ड पर अप्लाई करें तो ये बहुत बड़ा लेसन देता है। बिना किसी क्लियर स्ट्रैटेजी के रोजाना 12-14 घंटे काम करना आपको सक्सेस की गारंटी नहीं देता, वो सिर्फ भाग दौड़ है। पर एक सेकंड, यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। मतलब आज इंटरनेट पर आप कहीं भी चले जाओ, हर तरफ सिर्फ हसल कल्चर का शोर है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स, पॉडकास्टर्स चीख चीख कर बोल रहे हैं कि ब्रो जब सब सो रहे हो तब तुम काम करो, हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो, कभी खाली मत बैठो। तो क्या बाज की ये जो वेट करने वाली स्ट्रैटेजी है वो आज के इस हसल कल्चर को पूरी तरह से एक्सपोज नहीं कर रही? वो बिल्कुल एक्सपोज कर रही है। मतलब क्या जानबूझकर कुछ ना करना और बस सही टाइम का इंतजार करना भी सफलता का इतना बड़ा हिस्सा हो सकता है? ये तुमने बहुत ही बढ़िया सवाल उठाया है। सच तो ये है कि आज का ये हसल कल्चर लोगों को सक्सेस नहीं बल्कि सीधा बर्नआउट की तरफ ले जा रहा है। लोग मेंटली और फिजिकली टूट रहे हैं। बिजी दिखने में और सच में प्रोडक्टिव होने में जमीन आसमान का फर्क है। ट्रू। डिसिप्लिन का मतलब हमेशा गधों की तरह काम करते रहना नहीं होता। डिसिप्लिन का सबसे टफ पार्ट पता है क्या है? उन अट्रैक्टिव मौकों को मुंह पर ना बोलना जो आपके मेन गोल से अलाइन नहीं करते। ओहो, मतलब अपॉर्चुनिटीज को ना कहना हाँ कहने से ज्यादा बड़ी स्ट्रैटेजी है। 100%। बाज हर छोटे शिकार के पीछे भागकर अपनी एनर्जी जीरो नहीं करता, वो वेट करता है। और ये वेट करना कोई लेजीनेस नहीं है, ये एक्टिव ऑब्जर्वेशन है। वो अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करता है ताकि जब वो बड़ा मौका आए तो उसका एक ही वार इतना पावरफुल हो कि शिकार बच ही ना सके। ह्यूमंस के लिए इसका मतलब है अपनी एनर्जी के ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को समझना। यार ये थॉट लिटरली आज की इस अंधी रेस में एक ठहराव लाता है। बहुत डीप है, लेकिन जब आप इतनी प्रिसिजन, इतने तगड़े डिसिप्लिन और क्लैरिटी के साथ चलते हो ना, तो एक बात तो तय है, आप भीड़ का हिस्सा नहीं रह सकते। और यही चीज हमें बाज के एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बिहेवियर की तरफ ले जाती है, उसका अकेले उड़ान भरना, फ्लाई सोलो। राइट। हमने हमेशा देखा है कि जो छोटे पक्षी होते हैं वो बड़े बड़े झुंड बनाकर उड़ते हैं, लेकिन बाज आसमान में हमेशा अकेला होता है। अब इंसान जो है वो बाय नेचर एक सोशल एनिमल है। हम एवोल्यूशन के टाइम से ही झुंड में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि पुराने जमाने में झुंड से अलग होने का मतलब था सीधे मौत, कोई जानवर खा जाएगा। बिल्कुल। और आज भी हम जाने अनजाने में समाज से, दोस्तों से और आज के टाइम पे सोशल मीडिया के लाइक्स और कमेंट्स के रूप में लगातार एक वैलिडेशन मांगते रहते हैं। भाई मेरी फोटो कैसी लग रही है, भाई मैंने सही तो किया ना। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है। हमारी पूरी लाइफ इस बात पर डिपेंड हो जाती है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन जो हमारी सोर्स मटेरियल है वो बहुत जोर देकर कहती है कि सच्ची आज़ादी और आपका रियल ग्रोथ तभी पॉसिबल है
जब आप उस बाहरी शोर और दूसरों के अप्रूवल की जरूरत को शट डाउन कर दो। जो इंसान हर कदम पे दूसरों की तालियों का मोहताज है ना, वो कभी कोई ऐसा रिस्क नहीं ले पाएगा जो लीक से हटकर हो। रियल इनर स्ट्रेंथ वो होती है जो तब भी काम करती है जब कोई आपको देख नहीं रहा होता, जब कोई आपके लिए ताली नहीं बजा रहा होता। ये बात सुन के मुझे एक बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल सवाल पूछना है। क्या अकेले होने मतलब सॉलिट्यूड और अकेलापन महसूस करने यानी लोनलीनेस के बीच यही सबसे बड़ा फर्क है? हाँ बिल्कुल। क्योंकि मैंने देखा है कई लोग जब खुद के साथ अकेले होते हैं ना तो वो लिटरली घबरा जाते हैं। उन्हें तुरंत बैकग्राउंड में टीवी चाहिए या वो फोन स्क्रॉल करने लगते हैं। वो अपने ही ख्यालों से डरते हैं। जो इंसान खुद के साथ बैठना सीख जाता है वो भीड़ से क्यों नहीं डरता? बहुत ही ब्रिलियंट ऑब्जर्वेशन है। साइकोलॉजी में ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे इमोशनल रिलायंस या भावनात्मक आत्मनिर्भरता कहते हैं। देखो, अकेलापन महसूस करना एक कमी का एहसास है। ये एक दर्द है कि यार मेरे आसपास कोई नहीं है जो मुझे बताए कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ। इसके बिल्कुल उलट अकेले होना या सॉलिट्यूड वो एक चॉइस है। जब आप अपनी खुद की वैल्यू जानने के लिए किसी बाहरी स्टैम्प या वैलिडेशन के मोहताज नहीं होते, तब आप सच में फ्री होते हो। बाज को आसमान में उड़ने के लिए किसी दूसरे पक्षी के मोटिवेशन या साथ की जरूरत नहीं है। जब कोई इंसान इस लेवल की इमोशनल रिजिलियंस अचीव कर लेता है ना, तो उसे समाज का बॉयकॉट कर देने का डर एकदम खत्म हो जाता है। उसकी उड़ान उसकी अपनी कहानी बन जाती है। यार मतलब भीड़ हौसला तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। ये लाइन यहाँ एकदम फिट बैठती है। तो हमने तूफान का सामना किया, हमने एकदम क्लियर विजन के साथ अपना पर्पस खोजा, हमने स्ट्रैटेजी बनाई और अकेले चलने की हिम्मत भी जुटा ली। लेकिन क्या इस लंबी जर्नी में इंसान कभी थकता नहीं है, कभी टूटता नहीं है? बिल्कुल टूटता है। क्योंकि सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही फेमस कहानी का जिक्र है, बाज के 40 की उम्र में रीबर्थ यानी पुनर्जन्म की कहानी। कहते हैं कि 40 की उम्र तक आते आते उसकी चोंच आगे से मुड़ जाती है, उसके पंजे एकदम कमजोर हो जाते हैं और पंख इतने भारी हो जाते हैं कि उसका उड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और तब वो एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर जाता है, अपनी ही पुरानी चोंच को पत्थरों पर मार मार कर तोड़ देता है और फिर जब नई चोंच आती है तो उससे अपने ही मिशन है। हाँ, पर यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल चीज क्लियर करना जरूरी है। अगर हम इसे साइंस या बायोलॉजी के नजरिए से देखें तो ये कहानी लिटरली एक मिथ है। मतलब हकीकत में कोई भी बाज पहाड़ पर जाकर अपनी चोंच नहीं तोड़ता। अच्छा, मतलब ये रियल नहीं है? नहीं, बायोलॉजिकली ये सच नहीं है, लेकिन एक मेटाफर या रूपक के तौर पर ये लिटरेचर और साइकोलॉजी की सबसे पावरफुल कहानियों में से एक है। ओहो, मतलब ये एक सिंबॉलिक स्टोरी है। यार ये जानकर तो ये और भी इंटरेस्टिंग हो गया। तो साइकोलॉजी के हिसाब से इस पेनफुल स्टोरी का असली मीनिंग क्या है? इस रूपक का असली मीनिंग है अनलर्निंग या अपनी पुरानी आइडेंटिटी को मिटाने का दर्द। देखो, हम सबकी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जब हमारे पुराने तरीके, हमारी पुरानी सोच और हमारे पुराने स्किल्स काम करना बंद कर देते हैं। वो उसी मुड़ी हुई चोंच और भारी पंखों की तरह हम पर बोझ बन जाते हैं। राइट, मतलब जो चीजें कल तक हमें सक्सेस दिला रही थीं, आज वो हमें नीचे खींच रही हैं। अपनी ही बनाई हुई मान्यताओं को तोड़ना, अपने पुराने ईगो को खत्म करना, ये बहुत तकलीफदेह होता है। ये लिटरली वैसा ही है जैसे किसी फोन या कंप्यूटर में नया ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के लिए ना आपको उसे पहले पूरी तरह से शट डाउन करना पड़ता है, पुराना सब कुछ मिटाना पड़ता है। वाओ, ये ओएस वाली एनालॉजी बहुत सही है। बदलाव में दर्द इसलिए होता है क्योंकि आप वो इंसान बनना छोड़ रहे होते हैं जो आप अब तक थे, ताकि आप वो बन सकें जो आपको असल में होना चाहिए। मतलब लाइफ में हार जाना, पूरी तरह टूट जाना या किसी चीज का खत्म हो जाना, वो असल में हमारी कहानी का दी एंड नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि वो एक नए चैप्टर को शुरू करने के लिए जरूरी खालीपन है। असली ताकत इस बात में थोड़ी है कि आप लाइफ में कभी गिरे ही नहीं। असली रेजिलियंस या लचीलापन ये है कि जब लाइफ आपको पूरी तरह से तोड़ के रख दे तो आप उस दर्द को, उन घावों को अपनी नई एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हो। आपका कमबैक हमेशा आपके सेटबैक से बहुत बड़ा होना चाहिए। यार गूज़बम्स आ गई सुन के। क्या अमेजिंग डिस्कशन रही है आज हमारी। अगर हम इस पूरे डीप टाइप के सार को, इसके कोर को एक जगह समेटें,
तो द ईगल माइंडसेट सिर्फ एक मोटिवेशनल कोट नहीं है, बल्कि लाइफ को देखने का एक बहुत ही सॉलिड और प्रैक्टिकल नजरिया है। बिल्कुल। हमने सीखा कि तूफानों से भागने के बजाय उस क्राइसिस का यूज अपनी ऊंचाई बढ़ाने के लिए कैसे करें। हमने ये भी जाना कि आज के इस शोर शराबे वाले दौर में मेंटल क्लैरिटी और साइलेंस कितनी बड़ी सुपर पावर है। हमने पर्पस के बिना ट्रेडमिल पर भागने और एक क्लियर मिशन के साथ उड़ने का डिफरेंस समझा। और साथ ही हमने उस टॉक्सिक हसल कल्चर के भ्रम को भी तोड़ा। हमने समझा कि असली डिसिप्लिन और स्ट्रैटेजी क्या होती है। ये भी देखा कि अकेले चलने का मतलब अकेलापन नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल इंडिपेंडेंस है। हाँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब हमारी पुरानी आदतें और ईगो काम ना आए तो खुद को पूरी तरह से रीबूट करने का, नया आकार देने का करेज कैसे जुटाएं, भले ही वो प्रोसेस कितना भी पेनफुल क्यों ना हो। बिल्कुल सही। ये पूरी चर्चा लिटरली इंसानी पोटेंशियल के उन हिस्सों को टच करती है जिन्हें हम अक्सर डर या आलस की वजह से इग्नोर कर देते हैं। और यार, इस एपिसोड को वाइंड अप करते हुए मैं एक ऐसा थॉट छोड़ना चाहता हूं जिस पर सबको सच में सोचना चाहिए। जरा इमेजिन करो, अगर किसी बाज की लाइफ में कभी कोई भयंकर तूफान आया ही ना होता, अगर हमेशा मौसम एकदम साफ रहता, हवाएं एकदम शांत रहती, तो क्या उस बाज को कभी खुद ये पता चल पाता कि उसके पंखों में कितनी ताकत है, या वो बादलों के भी ऊपर कितनी क्रेजी ऊंचाई तक उड़ सकता है? शायद कभी नहीं। राइट। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम इंसानों की लाइफ में आने वाली जो सबसे बड़ी रुकावटें हैं, सबसे गहरे क्राइसिस और सबसे भयानक तूफान हैं, वो असल में मुसीबतें है ही नहीं, बल्कि वो ऐसी सिचुएशंस हैं जो हमें हमारे उन मजबूत पंखों से मिलवाने आती हैं जिन्हें हमने आज तक पहचाना ही नहीं है? इस सवाल को अपने साथ रखिएगा यार, क्योंकि सच बताऊं तो प्रॉब्लम्स को देखने का ये नजरिया ना आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है।